बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पुकार लो तुम। दुनिया में सबसे बड़ी राहत जानते हो क्या है? मोहब्बत। और सबसे बड़ी तकलीफ जाने दो। बाय द वे, ये खत तुमको ये बताने को लिख रही हूं कि शर्त जीत गए हो तुम, हर बार की तरह। और इस बार मैंने बुरा भी नहीं माना, ठीक कहा था तुमने। ये पहाड़ तिलिस्म जानते हैं, मोहित कर देते हैं, अजीब से पाश में जकड़ लेते हैं। इस वक्त सामने पहाड़ी से इंद्रधनुष झांक रहा है। तुम कहते थे हमेशा कि बारिश से धुली दोपहर ऐसे ही किसी पहाड़ी कस्बे में बिताना चाहता हूं। सर्द हवा के झोंकों को अपनी शॉल में लपेट लेना चाहता हूं। इंद्रधनुष को अपनी आंखों के सामने बनते गुम होते देखना चाहता हूं। मैं देख रही हूं वो नजारा तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे लिए। वो कॉटेज जहां मैं इन दिनों रहती हूं, उसके बरामदे में शिवालिक की पहाड़ियां दिखती हैं। अभी नहीं दिख रही, बाहर कोहरा है इसलिए। कोहरे में लिपटे पहाड़ पसंद है ना तुमको? यहाँ कभी कभी खिड़की से बादल भी चले आते हैं हाल पूछने को। दूर एक मंदिर है जिसकी घंटियों की आवाज अक्सर सुनाई देती है। अब तक गई नहीं हूं वहां, जाने की खास इच्छा भी नहीं है। बस घंटी की आवाज सुनती रहती हूँ। लगता है जैसे तुम्हारी स्टडी का दरवाजा खोल दिया हो। ऐसी ही एक घंटी उस दरवाजे पर भी थी ना? अजीब हो तुम, स्टडी के दरवाजे पर घंटी कौन टांगता है भला? खैर, तुम्हारी अजीबियत की तो क्या ही कहूं। तुम्हें तो एक बार देखकर ही किसी से प्यार हो जाता है और फिर बिना आगा पीछा सोचे तुम उसके घर रिश्ता लेके चले आते हो। खुद किसी को मिलने बुलाते हो और फिर खुद ही जाना भूल जाते हो। और तुम्हारा ये भूल जाना कसम से इतनी खुंदक आती है कभी कभी। याद है हमारी शादी का दिन? बाराती घर पहुंच चुके हैं और दूल्हा दुल्हन गायब हैं। क्यों? क्योंकि दूल्हा अपने घर का टर्न मिस कर गया है। हद है, मुझसे पूछ लो। 4 हफ्ते पहले सिग्नल पे जो गाड़ी ओवरटेक करके गई थी, उसका रंग, मेक और नंबर प्लेट तक बता सकती हूँ, पर आपको क्या? और डायलॉग सुनो, ये बेख्याली किस्मत वालों को नसीब होती है जाने मन। खाक किस्मत, अरे फजीयत ही लगती थी मुझे तो। दिमाग कितना भी गुमा हुआ हो, अपने घर का रास्ता कौन भूल जाता है यार। कई बार झुंझला जाती थी, इरिटेट हो जाती थी, लेकिन तुमसे लड़ूं भी तो कैसे? तुम थे दुनिया के नियमों के परे और मैं अदना सी, साधारण सी, प्रैक्टिकल लड़की। मैं कभी लड़ना भी चाहती तो तुम कोई स्टूपिड सी बात कह के बात बदल देते। जानते हो, जिस रिश्ते में लड़ने की गुंजाइश नहीं होती वहां प्यार नहीं पनप पाता। और किसी तरह प्यार आ भी गया तो ज्यादा दिन रह नहीं पाता। शायद तभी आज हम इस मोड़ पर खड़े हैं। पापा कहते हैं कि तुम पर दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दूं। तुमको सबक सिखाना चाहते हैं। पता नहीं जिंदगी कौन सा सबक सिखा रही है इन दिनों। अगले हफ्ते कोर्ट की डेट के बाद दोनों के रास्ते अलग और हम बन जाएंगे एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड। तुमने सोचा था कभी कि ये रिश्ता एक एक्सपायरी डेट के साथ आएगा? जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं भी कौन सा ये खत तुमको भेजने वाली हूँ। पिछले कई लेटर्स की तरह ये भी पड़ा रहेगा ट्रंक के किसी कोने में, हमारे मैरिज सर्टिफिकेट के साथ। तुम्हारी वुड बी एक्स वाइफ शुभिका। डियर शुभिका, खत लिख तो रहा हूँ, बस ये नहीं जानता कि तुमको भेज पाऊंगा या नहीं। और भेज भी दिया तो पता नहीं तुम तक पहुंचेगा कि नहीं। इतनी दीवारें आ गई हैं हमारे बीच, नाराजगियों की, गलत फहमियों की, ईगोज की। इन दीवारों को चाहकर भी तोड़ नहीं पाता। सब कहते हैं, तुम भी शायद यही सोचती थी कि लड़कों को स्ट्रांग होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब वही होने की कोशिश कर रहा हूँ। आज वकील ने सलाह दी कि तुम पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाऊं ताकि तलाक के बाद एलिमनी न देनी पड़े। अजीब लगता है ये सोचकर कि हमारे रिश्ते का भविष्य, हमारे रिश्ते की परिभाषाएं दूसरे तय कर रहे हैं। सच कहूं तो मुझे याद भी नहीं कि हमारा झगड़ा शुरू किस बात को लेकर हुआ था। तुम्हारा बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, बिजली का बिल भरना, दूध उबलने पे गैस ऑफ करना, सभी कुछ तो भूल जाता था मैं।
पर कभी कभी सोचता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें याद रखता तो क्या हमारा रिश्ता बचा रहता। पर तुमसे पहली मुलाकात तो मुझे अच्छे से याद है। ये नहीं याद कि कौन सा दिन था, कौन सा बस स्टैंड था, लेकिन मुझे याद है कि तुमने मरून कुर्ती के साथ सफेद चूड़ीदार पहना था और तुम्हारे दुपट्टे की एक लटकन निकली हुई थी, कि तुम्हारे अधखुले जूड़े से बालों की एक लट तुम्हारे बाएं गाल से टकरा रही थी, कि पसीने की बूंदें तुम्हारे माथे पर चिपकी हुई थीं और उन्हें पोंछने की कोशिश में तुम्हारी बिंदी जरा सा दाईं ओर खिसक गई थी। मुझे याद है कि गर्मी की वजह से तुम्हारा चेहरा तांबई हो आया था। 724 नंबर की वो बस पकड़ने जब तुम भागी तो तुम्हारे चप्पल का टूट जाना भी मुझको याद है। और मुझे ये भी याद है कि तुम्हें चिंता पैरों में चुभ रहे कंकड़ों की नहीं, बस के छूट जाने की थी। ऐसा नहीं है शुभिका कि तुमसे खूबसूरत लड़की मैंने कभी देखी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे चेहरे के उस भरोसे में थी। मुस्कुराहट नहीं थी तुम्हारे चेहरे पर, लेकिन शिकायत भी नहीं थी किसी से। मुझे जिंदगी में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, चीजें आसानी से मिल गईं। शायद इसीलिए मैं बेपरवाही अफोर्ड कर सकता था। पर तुम शुभिका, तुम अभिमन्यु की तरह अकेले जैसे कोई चक्रव्यूह तोड़ने निकली थी। अपने अंदर की खूबसूरती से अनजान उस चेहरे को मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे आज भी रिग्रेट नहीं है कि बस स्टैंड पर खड़ी उस लड़की से मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। तुमसे शादी और तुम्हारे साथ बीते 3 साल के एक भी पल को लेकर मुझको रिग्रेट नहीं है, पर आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन बैठा। खैर, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, फिर तुम मेरे प्यार और मेरी बेपरवाही से आजाद हो जाओगी। डियर आलोक, मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या होता अगर उस दिन वो रेड लाइट खराब ना हुई होती, अगर तुम्हारी गाड़ी ठीक उसी वक्त वहां ना रुकती, अगर मेरी चप्पल न टूटी होती, या मैं सिर्फ 10 मिनट पहले दफ्तर से निकल गई होती और तुमको मुझसे लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ होता। यही डायलॉग मारा था ना तुमने। ऐसे ही हो जाता है प्यार। इमेजिन ऑफिस से थकी हारी लड़की दौड़ती हुई चली आ रही है। 8 बजे की बस पकड़नी है, क्योंकि बस मिस हो गई तो 3 सवारी बदल के घर पहुंचना पड़ेगा। फिर मोहल्ले वालों की बातें सुननी पड़ेंगी। 9 बजे तक लड़की घर के अंदर नहीं हुई तो पड़ोसी आ जाते थे ना बहाने से कि मीनू थोड़ा नमक दे दे कटोरी में, बिल्कुल खत्म हो गया। अरे तुम्हारी शुभी नहीं आई अभी ऑफिस से? या तिवारी जी चलिए बस स्टैंड तक देख ही आते हैं, रात का वक्त है, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। मेरा दिमाग तो उलझा ही था, पैर मुड़ गया और टूट गई चप्पल। अब बताओ ऐसा क्या रोमांटिक था इस मोमेंट में कि तुम्हारी सुई अटक गई? जिस वक्त मुझे टूटी चप्पल जोड़ते देख के तुम रोमांटिक कल्पनाएं कर रहे होगे, मैं इस हिसाब में उलझी हुई थी कि नई चप्पल खरीदूं या इस बार भी मोची से टांके लगवा लूं। आज तक नहीं समझ पाई कि मुझ में ऐसा क्या दिख गया तुमको जो पता ठिकाना मालूम करके घर संदेश भिजवा दिया कि अलाना तारीख को आ रहे हैं रिश्ते की बात करने। है कितना आसान है ना। राह चलते कोई खिलौना अच्छा लगा और तुमने सोच लिया कि यही चाहिए। तुम उसे प्यार कहते थे, मुझे लगा कि तुम्हारी जिद है, दया है, या और कुछ नहीं तो एडवेंचर है। तुमने तो फोन करवा दिया कि आ रहे हैं और मैं बिना कसूर ही मुजरिम बन बैठी। वो पड़ोस वाली बीना चाची जो तुमसे बड़ी लल्लो चप्पो करती हैं, उल्टा मुझको सुनाने लगी। अब पता चला रोज रोज देर कैसे हो जाती थी तुझको ऑफिस से आने में। अरे मैं जानती भी नहीं इस आदमी को, देखा भी नहीं है कभी, और मोहल्ले ने हमारे इश्क के किस्से गढ़ लिए। कभी रह के देखना हमारे मोहल्ले में, किसी की दाल में घी का तड़का लगा या तेल का, इस पे भी घंटों गॉसिप हो सकती है। अरे यहाँ तो प्यार मोहब्बत की बात थी, दुनिया का सबसे सेंसेशनल, सबसे बर्निंग टॉपिक। मान लो बाद में तुम शादी से इनकार कर देते तो कभी सोचा कि मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती? लेकिन तुम सोचते कहाँ थे, बस कर देते थे जो दिल कहता था। हैं? बड़ी जलन होती है तुमसे। उस दिन भी जलन हो रही थी जब तुम लड़के वाले बनकर हमारे घर आए थे। मेरे लोअर मिडिल क्लास अम्मा बाबूजी ऐसे बिछे जा रहे थे जैसे कोई राजा महाराजा आ गया हो। और बब्बू, अरे जिस भाई ने 1 गिलास पानी तक कभी निकाल के नहीं दिया मुझको, उस दिन गुड बॉय बन गया था। कभी समोसे लेने दौड़ रहा है, कभी कांच के नए गिलास खरीदने जा रहा है। वो गुलाब जामुन जो मैंने बनाए करके खिलाए गए थे तुमको, वो बब्बू लाया था 5 किलोमीटर दूर जाके। तुम भाव खाते इसलिए कभी बताया नहीं, लेकिन तुमको पहली बार देखकर तो एक बार तो मुझे भी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हुआ था। लगा गलती से आ गए हो हमारे घर में। तुम्हारा और मेरा, तुम्हारे घर और मेरे घर का तो कोई मैच ही नहीं था।
हमारे घर में तो ढंग की 2 कुर्सियां तक नहीं थी। जिस सोफे पे तुम बैठे थे वो पड़ोस की बुआ से उधार लिया था, और जूते सहित जिस कालीन पे तुम चढ़ गए थे उस पे दादी बिना चप्पल के भी किसी को चढ़ने नहीं देती थी। तुम जानना चाह रहे थे कि क्या तुम भी मुझको पसंद हो, और मुझको चिंता हो रही थी कि कहीं तुम बाथरूम जाने का ना बोल दो। नल खराब था 2 दिन से, और कुंडी भी कई बार अटक जाती थी। कितनी शर्मिंदगी हो जाती अगर तुम वो सब देख लेते। क्या कहा था तुमने उस दिन? मेरा थोड़ा पागलपन झेल पाओगी? आई प्रॉमिस बहुत अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। मैं तो शायद झेल लेती तुम्हारा पागलपन, लेकिन तुम मेरा पागलपन क्यों नहीं झेल पाया लोग? क्यों बात को इतना बिगड़ जाने दिया कि वापस लौटने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी? शुभिका। डियर शुभी, पिछले 6 महीने में जब से तुम घर छोड़ के गई हो बहुत कुछ बदल गया है। खुद को बार बार समझाता हूं कि शायद हमारे रिश्ते की उम्र इतनी ही थी कि शायद हर रिश्ता जिंदगी भर का नहीं होता, लेकिन अंदर एक वैक्यूम भर गया है। पता नहीं तुम कैसा महसूस करती हो, लेकिन अब जब कोर्टरूम में तुमको देखता हूं तो कभी कभी भूल जाता हूं कि ये केस हम दोनों के बीच है। कभी लगता है कि एक तरफ हम दोनों हैं और दूसरी तरफ दोनों के वकील, दोनों के परिवार और दोनों के दोस्त हैं जो हम दोनों को अलग कर देने पर तुले हुए हैं। पागलपन है ऑफ कोर्स ऐसा सोचना, क्योंकि हमने खुद ही तो तय किया था डिवोर्स लेने का। लेकिन जज के उस सवाल का जवाब अब भी नहीं है मेरे पास कि हम तलाक चाहते क्यों हैं। क्या इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं? नफरत करते हैं क्या? तो उस दिन कोर्ट के बाहर मेरे हाथ पर गर्म चाय छलकी तो तुम्हारे चेहरे पर तकलीफ क्यों थी? झूठ मत बोलना, मैंने देखा था तुमको चाय के खुमचे के पास खड़े हुए। तुम्हें मेरी तरफ ताकते हुए भी पकड़ा था मैंने। नफरत तो नहीं थी उन नजरों में। और प्यार उसका नहीं कह सकता। प्यार जताना आता भी कहां था तुमको? तुम मेरी तरह प्यार में डूबी कविताएं जो नहीं लिख पाती थी, ना महफिल में मुझे डेडिकेट करके गाना ही गा सकती थी। यही लगता था ना तुम्हें? गलत लगता था शुभी। क्या मैं नहीं जानता था कि रात को मेरे खिसके हुए कंबल को मुझे ठीक से उड़ाने में तुम्हारा प्यार था? मैं काम में बिजी होता था और तुम बिना आवाज किए मेरे पास चाय का कप रख जाती थी, उसमें तुम्हारा प्यार था। सिर्फ मेरी फेवरेट है इसलिए तुमने भिंडी खानी शुरू की। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने किया। हमारे कोई भी झगड़े उस प्यार को मिटा तो नहीं सकते। अगर तुम्हें बता सकता तो बताता कि तुम हमारी शादी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन छोटी छोटी दूरियों को खाई बनाने के लिए मैं कितना शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हें बताता कि अब मैं समझदार हो गया हूं। मैं अब गीला तौलिया बिस्तर पर नहीं फेंकता। मैं चाय बनाना सीख गया हूं। बहुत बकवास चाय बनाता हूं, लेकिन सीख गया हूं। यह भी सीख गया हूं कि रिश्ते बने बनाए नहीं आते, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। माफी मांगनी पड़ती है, माफ करना पड़ता है। पर यह सब मैं तुमको नहीं बता सकता क्योंकि शायद अब बहुत देर हो गई है ना? तुम्हारा आलोक। डियर आलोक, क्या सचमुच बहुत देर हो गई है? मैं भागकर यहाँ नैनीताल क्यों आई हूँ जानते हो? क्योंकि भाई के घर में दम घुटने लगा था। वहाँ चर्चाएं चल रही हैं कि मुझे कहाँ जॉब मिलेगी, कैसे वर्किंग आवर्स ठीक रहेंगे, रहने का अरेंजमेंट कैसा होगा। जैसे सिर्फ एक जॉब सारे खालीपन को भर देगी। घर छोड़ते समय नहीं सोचा था कि तुम्हारे बिना जिंदगी इतनी अधूरी हो जाएगी। तब लगा था कि थोड़े दिन गुस्सा रहूंगी, फिर ठीक हो जाऊंगी, वरना तुम तो फोन कर ही लोगे। पहली बार थोड़े ही लड़े थे हम, तब मना ही लेते थे ना एक दूसरे को। इस बार क्यों नहीं मनाया? बस एक बार फोन कर लिया होता तुमने, या उस दिन मेरा ही फोन रिसीव कर लिया होता तो शायद। एक मिनट, दरवाजे पर कोई है। पर तुम कहीं जाना नहीं, अभी मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। नहीं, 307 नेक्स्ट वाला है। सॉरी, डाकिया था, गलत एड्रेस पे आ गया था और मुझे लगा आपका खत लेके आया है। मैं भी ना, पता है आपको, यहाँ अब भी डाकिये हैं। लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं, चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। तुम भी तो लिखा करते थे। एक सीक्रेट बताऊं? जब तुमने पहली बार मुझको चिट्ठी लिखी थी तो मैं मन ही मन बहुत हंसी थी। कौन चिट्ठियाँ लिखता है आजकल? अरे जो कहना है सीधे सीधे कह दो ना। ये क्या कि लैला मजनू की तरह
खत महबूब के नाम लिखने बैठ जाओ। मुझे समझ ही नहीं आता था वो रोमांटिक प्रेमियों कवियों वाला प्यार। देर लगी लेकिन मैं समझ गई हूं। देखो ना, रोज शाम तुम्हारे लिए ये खत लिखती हूँ, जानते हुए भी कि ये खत तुमको भेज नहीं पाऊंगी। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं इतनी बोरिंग ना होती तो शायद आज तुम्हारे साथ होती, या इतने एडवेंचरस ना होते तुम तो शायद तुम मेरे साथ होते। मैंने कहा था हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, वो सच नहीं था। हाँ, तुम्हें घूमना पसंद है, अनप्लैन्ड लाइफ पसंद है, एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहना पसंद है, और मैं स्टेबिलिटी चाहती हूँ, ठहराव चाहती हूँ। तो क्या हुआ आलोक, ये डिफरेंसेस हम दोनों से बढ़कर तो नहीं है ना? फिर हमने इन्हें क्यों अपने ईगो का सवाल बना लिया? जानते हैं, पिछली हियरिंग के बाद मेरे परिवार वाले तुम पर उल्टा सीधा कह रहे थे। शायद उनके लिए मेरा साथ देने की यही परिभाषा है, लेकिन मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ। तुम चाहते थे ना ऐसी ही किसी पहाड़ी पर, ऐसी ही किसी सर्द शाम तुम्हारे साथ बैठकर सूरज को डूबते देखूं। लो, मैं आ गई हूँ सूरज को डूबते देखने। अगली बार ये सूरज तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, अपने घर आना चाहती हूँ। बस एक बार मुझे पुकार लो, तुम्हारी शुभी। डियर शुभी, जानती हो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? हमने अपनी लड़ाई में दूसरों को भागीदार बना लिया। सिर्फ तुम्हारा या सिर्फ मेरा ईगो होता तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। जिस पल तुम्हारे घर वाले या मेरे घर वाले या हमारे दोस्त इस लड़ाई का हिस्सा बने, बात उसी पल हमारे हाथ से निकल गई थी। पता नहीं ये बात क्यों इतनी देर से समझ में आई। ये झगड़ा तुम्हारा और मेरा है शुभिका। मुझसे लड़ो, गुस्सा करो, मुझको ताने दो कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, शिकायत करो कि मुझसे तंग आ गई हो, एंड आई प्रॉमिस कि मैं सब सुनूंगा। तुम भी जानती हो कि इस रिश्ते की उम्र बस इतनी नहीं है। अभी तो तुम्हें सताने का कोटा भी पूरा नहीं किया है मैंने, न तुमने मुझको डिसिप्लिन बनाने का। मुझे तुम्हारी तरह सुबह 4 बजे उठना अभी सीखना ही है, और तुम्हें भी तो हमारे हिलटॉप कैफे की खड़ूस मैनेजर बनने का प्रॉमिस पूरा करना है। मेरे जोर जोर से हंसने से कोफ्त होती थी ना तुमको? देखना नहीं चाहोगी कि बुढ़ापे में पोपले मुंह से हंसते हुए कैसा लगता हूं मैं? दुनिया में सबसे बड़ी राहत जानती हो क्या है? मोहब्बत। और सबसे बड़ी तकलीफ उस मोहब्बत का खो जाना। मैं तुमको खोना नहीं चाहता शुभी, इसलिए एक आखिरी बार प्रैक्टिकली नहीं, इमोशनली फैसला ले रहा हूं। इस बार इस खत को लिखकर फाड़ूंगा नहीं, तुम तक पहुंचाऊंगा। तुम्हें अपने सामने ये खत पढ़ते देखूंगा, तुम्हारी शिकायतों, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी आंखों से बहते देखूंगा। तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम्हें अपने घर वापस ले जाने के लिए। इस बार एक वादा करते हैं शुभी, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोगी एक मौका मुझे, हमारी शादी को और खुद को भी? तुम्हारा आलोक। बस इतनी सी थी ये कहानी।